नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं वसीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग वाली याचिका को माना सुनवाई के योग्य। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलील को किया खारिज। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। हिंदू पक्ष ने जताई खुशी। हिंदू पक्षीय वकीलों ने कहा कि वो एएसआई सर्वे और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की करेंगे मांग। अदालत के फैसले के बाद कोर्ट परिसर में हर हर महादेव के जयकारे लगे। वकीलों ने भी जमकर नारे लगाए। महिलाओं ने जताई खुशी। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो सकेगी। कोर्ट के मामले में अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। फैसले के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं रहा। अदालत का फैसला आते ही वादी पक्ष की महिलाओं के साथ अधिवक्ताओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए इसे हिंदू पक्ष की जीत माना। पिछले साल सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की मांग को लेकर वादी राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने मामला दाखिल किया था। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने प्रार्थना पत्र देकर उस पर सवाल उठाया था। अदालत ने प्रतिवादी की अर्जी दरकिनार करते हुए सुनवाई की और ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराकर रिपोर्ट तलब कर ली। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताया था। प्रतिवादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर मांग की थी कि याचिका सुने जाने योग्य नहीं है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को याचिका की मेरिट पर फैसला लेने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला जज की अदालत ने 26 मई से सुनवाई शुरू हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को उपासना स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ बताते हुए कहा था कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। हालांकि हिंदू पक्ष ने इतिहास पुराणों के साथ ही मंदिर के इतिहास से लेकर उसकी संरचना का जिक्र करते हुए दर्शन पूजन का अधिकार मांगा। हिंदू पक्ष की दलील थी कि प्राचीन मंदिर परिसर में भगवान गणेश, मां श्रृंगार गौरी, हनुमान जी, नंदी जी के अलावा दृश्य और अदृश्य देवता हैं। कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने प्राचीन मंदिर को नुकसान पहुंचाया। फैसले के बाद तमाम दलों और पक्षों ने प्रतिक्रियाएं दी और कानून का सम्मान करने की बात कही है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में आज से 4 दिन तक चलने वाले विश्व डेयरी सम्मेलन की शुरुआत हुई। करीब 50 साल बाद भारत में हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश भारत के प्रयासों का जिक्र किया तो देश के सहकारिता संगठन को दुनिया के गरीब देशों के लिए एक नजीर भी बताया। पीएम ने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासेस की है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत छोटे किसान और दुग्ध उत्पादक है। इस सम्मेलन में दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल हैं। सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है। इस तरह का पिछला सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था। पीएम ने कहा कि आज के समय में डेयरी क्षेत्र का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। पीएम के विजन से प्रेरित होकर सरकार ने अपने स्तर पर डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। वैश्विक दूध उत्पादन में 23% हिस्सेदारी भारत की है। देश में सालाना करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी है। पीएम ने कहा कि देश में पशुओं के व्यापक टीकाकरण पर भी बल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2025 तक पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसलोसिस की बीमारी से मुक्ति के लिए 100% टीकाकरण का संकल्प लिया गया है। पीएम ने पशुओं में मिल रही लंपी बीमारी का जिक्र किया और कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले पीएम ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में लगी प्रदर्शनी का जायजा लिया, जिसमें दूध उत्पादन और उससे जुड़ी विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ल्ड डेयरी समिट में सहकारी समिति के दूध उत्पादक और सदस्य को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में सहकारी संस्थाएं महिलाओं को सशक्त बनाती है और विभिन्न स्तरों पर गांवों के विकास में मदद करती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच लगातार नए विवाद खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक पादरी से हुई बातचीत से उपजहंगामा अभी थमा भी नहीं था कि कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हुए एक ट्वीट ने नया विवाद पैदा कर दिया है। इस ट्वीट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी वेशभूषा को आग में जलते दिखाया गया। इस विवादित ट्वीट के सामने आने के बाद भाजपा और संघ सहित कई संगठनों ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। आरएसएस के
अफसर कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को नफरत से जोड़ना चाहती है। उधर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया में कांग्रेस की नियत पर गंभीर सवाल उठाए। पार्टी प्रवक्ता समित पात्रा ने कांग्रेस को घेरते हुए सीधे राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो देश में हिंसा चाहते हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं निकले हैं, बल्कि उनका उद्देश्य टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने का प्रयास करना है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से खुद में नई जान फूंकने का प्रयास कर रही कांग्रेस को उसके सहयोगी दलों का भी ज्यादा समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है और इसका यूपीए से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी बीते लंबे समय से दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि अब बीजेपी ने इन आरोपों को लेकर संबंधित एजेंसियों को सबूत देना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच पहुंचकर दिल्ली सरकार के खिलाफ कुछ रिकॉर्ड और सबूत सौंपे। भाजपा ने दिल्ली के स्कूलों में कमरों के निर्माण में करप्शन के आरोप पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के स्कूल में कमरों के निर्माण में सीवीसी की रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए हैं। जितनी संख्या में स्कूलों में कमरों का निर्माण होना था, उसके मुकाबले दिल्ली सरकार ने कम कमरे बनाए। बीजेपी के मुताबिक जो सेमी परमानेंट कमरा 5 लाख में बनना था, उसकी लागत बढ़ाकर 33 लाख की गई। इस अनियमितता से जुड़े सबूत भी बीजेपी ने एंटी करप्शन ब्रांच को सौंपे हैं। दिल्ली सरकार बीते लंबे समय से आबकारी नीति समेत कई प्रकार के फैसलों को लेकर सवालों के घेरे में है। शराब नीति घोटाला की जांच शुरू हो चुकी है, तो साथ ही लो फ्लोर बसों की खरीद के मामले में भी एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा क्षेत्र दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण की दिशा में उठाए गए अहम कदमों की चर्चा की। उन्होंने कल्याण पूर्व विधानसभा में जिला परिषद सदस्यों, सरपंचों और नगर सेवकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के जन कल्याण के कार्यों को आमजन के बीच ले जाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने व्यापारियों, गैर सरकारी समूहों और समाज सेवा से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इस दौरान इन समूहों ने कई सुझाव भी दिए, जिन्हें केंद्रीय मंत्री ने सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी पर पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक विकास की यात्रा तेजी से तय कर रहा है। युवाओं और पहली बार मतदाताओं बने लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने इनसे बातचीत कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में उन्हें बताया। स्थानीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस खिलाड़ियों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने इनके साथ खेल का भी आनंद लिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों की संसदीय स्थायी कमेटी की 137वीं रिपोर्ट सौंपी गई। ये रिपोर्ट वैक्सीन के विकास, उनके वितरण, प्रबंधन और कोविड के प्रभाव को कम करने के बारे में तैयार की गई है। समिति के मुताबिक वायरस के उत्पत्ति के बारे में जानना अभी भी एक अहम पक्ष हो सकता है, जिसमें इसके आगे के विस्तार को रोकने के तरीकों को तय करना शामिल है। प्रसार भारती और जापान फाउंडेशन के बीच कार्यक्रम आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल और प्रसार भारती के सदस्य वित्त डॉक्टर डीपीएस नेगी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। समझौते के अनुसार जापान फाउंडेशन डीडी नेटवर्क प्रसारण के लिए प्रसार भारती को जापानी टीवी कार्यक्रमों को प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हैफ शिरमल इलाके में सेना ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त तौर पर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। सोनाली फोगाट की मौत मामले की आज जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट की मांग पर राज्य सरकार ने इसे सीबीआई के सुपुर्द करने का फैसला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएमएम नेता और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। लोकपाल ने 2020 में दायर की गई एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिबू सोरेन को नोटिस जारी किया था। भारतीय सेना लॉजिस्टिक्स सेमिनार का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर मौजूद थे। इसके अलावा सेमिनार में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार मौजूद थे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना,
भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए हैं? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है। हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से पिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency.
भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और ग्रेटर नोएडा में डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के देहरादून में हंस फाउंडेशन ने आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 करोड़ रुपए दिए। उत्तराखंड के सीएम ने इसके लिए हंस फाउंडेशन का धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद हवाई अड्डे पर पानी भर गया। हवाई पट्टी में चारों तरफ पानी भरने के कारण हवाई जहाजों के आवाजाही प्रभावित हुई। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव ने त्रिपुरा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। एनआईए दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विभिन्न जगहों पर संदिग्ध आतंकी गिरोहों और गैंगस्टर लिंक मामले में छापेमारी कर रही है। एनआईए ने गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई और भांभिया गैंग के ठिकानों पर छापे मार रहे हैं। कोटा के दशहरा मैदान में रविवार से 2 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कॉन्क्लेव का फीता काटकर उद्घाटन किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने युवा कल्याण एवं खेल विभाग का उद्घाटन किया। असम पुलिस ने मोरेगांव जिले में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी की पहचान मुसादिन हुसैन और इकरामुल इस्लाम के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मड़ई घाट के पास एक बस के खड़े ट्रेलर वाहन से टकरा जाने से 7 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घटना सुबह करीब 4 बजे हुई। घायलों को इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 हफ्ते के टल गई है। सीएए के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 19 सितंबर को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर आदेश देने से इनकार कर दिया जिसमें इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर अलग से आंकड़े जुटाने की मांग की गई थी। 9 सितंबर को शुरू हुए देशव्यापी पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। देश में अब तक 1667 लोग और संस्थान टीबी मरीजों को गोद लेकर निक्षय मित्र बन गए हैं। अब तक देश में 1,78,267 टीबी मरीज गोद लिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े जारी कर दिए गए। आंकड़ों के मुताबिक देश के औद्योगिक उत्पादन में जुलाई के दौरान 2.4% की वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 322 अंक की बढ़ोतरी के साथ 60,115 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 103 अंक की बढ़ोतरी के साथ 17,936 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तेजी के चलते विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे चढ़कर 79 रुपये 53 पैसे प्रति डॉलर बंद हुआ। सोने का भाव सराफा बाजार में 37 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 51,071 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी भी 90 रुपये उछलकर 56,510 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 1.5% गिरकर 85.49 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। लेकिन घरेलू स्तर पर आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने अपनी नानी दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महारानी एलिजाबेथ के साथ बिताए गए समय मूल्यवान थे। पाकिस्तान में बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर और विस्थापित हो गए हैं। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सेना जोर शोर से जुटी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत कर ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र से सेना और हथियार हटाने का अनुरोध किया। उन्हें इस संयंत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेनी सेना को दोषी ठहराया, जबकि इमैनुअल मैक्रोन ने रूसी सैनिकों पर उंगली उठाए। मैक्रोन ने मांग की कि रूसी सेना अपने भारी और हल्के हथियारों को वापस ले और आईएईए की सिफारिशों का पालन करे। ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र का आखिरी रिएक्टर भी बंद कर दिया गया है। इससे भी संयंत्र से यूक्रेन को होने वाली बिजली की आपूर्ति रुक गई है। कीव द्वारा खार्किव के कई हिस्सों से रूसी सेना को पीछे धकेलने का दावे के बाद मॉस्को ने कथित तौर पर जवाबी हमलों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। रूस ने उत्तर पूर्वी यूक्रेनी शहर खार्किव पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन राष्ट्रपति ने रूस के नए हमलों की कड़ी निंदा की है। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमलों ने खार्किव और डोनेट्स्क क्षेत्रों में पूर्ण ब्लैकआउट कर दिया है। अमेरिका ने गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को $4 करोड़ की सहायता से श्रीलंकाई अगले
बुवाई क्षेत्र के लिए उर्वरक और अन्य कृषि संसाधनों की खरीद कर सकेगा। स्वीडन के चुनाव में अपराध और प्रवासी विरोधी जैसे लोकसभा मुद्दों को विपक्ष बनाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक नतीजे में करीब एक दशक बाद दक्षिणपंथी पार्टी का गठबंधन सत्ता की बागडोर संभालने जा रहा है। बेहद कड़े मुकाबले में अब 95% मतों की गिनती के बाद संसद की 349 सीटों में से 176 सीटों के साथ दक्षिणपंथी समूह आगे चल रहे हैं। प्रारंभिक एग्जिट पोल में 4 वामपंथी पार्टियों के गठबंधन को मामूली बढ़त के साथ 49% मत भी, जबकि विपक्षी दल को 49.2 मिलने का अनुमान जताया गया है। विदेशी डाक मतपत्रों की गिनती अभी बाकी है और ऐतिहासिक रूप से उनका रुझान दक्षिणपंथी पार्टियों के पक्ष में रहा है। इसका मतलब यह कि पूर्ण प्रारंभिक नतीजे बुधवार तक ही ये नहीं रहने वाले हैं। पापुआ न्यू गिनी के ओशेना में 7.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से संपत्ति और बुनियादी सुविधाओं को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। रविवार को अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बाढ़ की चेतावनी जारी की। क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया है। जापान में तूफान मुइफा ओकिनावा प्रांत के इशिगाकी द्वीप के पास से गुजर गई, जिसके कारण इलाके में भारी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी दर्ज की गई। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, जबकि KL राहुल उप कप्तान होंगे। जसप्रीत बुमराह की लंबे समय के बाद वापसी हो रही है। चयनकर्ताओं ने युवा अर्शदीप सिंह में भी भरोसा जताया है। टीम में मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चाहर स्टैंड बाई खिलाड़ी के रूप में होंगे। श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम को 20 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट कर दिया। एशिया कप जीतने के बाद श्रीलंका क्रिकेट टीम के प्रशंसक खुशी से झूम उठे। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में मुंबई सिटी एफसी ने चेन्नई एफसी को 5-3 से हरा दिया। बुधवार को खेले गए जाने वाले सेमीफाइनल में मुंबई के सामने मोहम्मडन स्पोर्टिंग की चुनौती होगी। 19 साल के स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने यूएस ओपन के पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया। अल्कराज ने फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूड को शिकस्त दी। अल्कराज पुरुष वर्ग में नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान हो गए। अल्कराज का यह पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल था जिसमें उन्हें सफलता हासिल की। वहीं कैस्पर रूड का दूसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल था जिसमें इससे पहले उन्हें फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी हार का सामना करना पड़ा था। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। ब्रह्मास्त्र ने पहले वीकेंड में भारत में 125 करोड़ रुपए कमाए हैं। ब्रह्मास्त्र पिछले 6 साल में पहले वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 225 करोड़ रुपए की कमाई की है। बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म नो एंट्री का सीक्वल नो एंट्री में एंट्री बनाने के बाद खुद निर्देशक अनीस बज्मी ने की है। फिल्म की शूटिंग जनवरी 2023 में शुरू होगी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने जैन मुनि आचार्य विजय हंस से उनके 180 दिनों वाले उपवास के दौरान मुलाकात की। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा कि असली समस्या यह है कि किसी समस्या को लेकर व्यक्ति का रवैया क्या है। रजनीकांत की छोटी बेटी निर्देशक सौंदर्या ने दूसरे बच्चे के बेटे को जन्म दिया है। सौंदर्या ने ट्विटर पर कुछ फोटो शेयर कर अपने फैंस को ये खुशखबरी दी है। तो इसके साथ एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।